प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के द्वितीय अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन में आज हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। विश्व मानचित्र पर मेसोपोटामिया बच्चों यहाँ है। ये आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। थोड़ा करीब से देखने पे मेसोपोटामिया जो पिंक कलर में है, ये मेसोपोटामिया है बच्चों। और इसकी जो मुख्य नदियां हैं वो हैं फरात नदी और ये दजला नदी। ध्यान रखना बच्चों, फरात नदी लंबी नदी है और ये दजला नदी। आपको मैं बताऊं कि विश्व में सभ्यताएं हमेशा नदी किनारे फली फूली हैं। जैसे हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। 12वीं कक्षा में आपका पहला ये अध्याय हड़प्पा सभ्यता पे है बच्चों। उसके बाद चीनी सभ्यता है, ये पीले रंग में जो दिखाई गई है, ये यांगटी शिकांग और पीली नदी के किनारे फली फूली थी। अफ्रीका में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता फैली थी। आप बॉक्स से इनके कलर देख सकते हैं और इन सभ्यताओं को जान सकते हैं। आपके जो किताब है उसमें मेसोपोटामिया का ये मानचित्र दिया हुआ है बच्चों। मैंने ये इसलिए लिया ताकि आप इससे रूबरू हो सके, क्योंकि आपके पास जो मटेरियल है उससे आप जल्दी से समझ पाएंगे। ये जो रेड कलर में मैंने बाउंड्री देने की कोशिश की है, ये मेसोपोटामिया है बच्चों। और यहाँ आपको ये दजला नदी और ये फरात नदी भी दिख रही होगी। और जो प्रमुख शहर हैं बच्चों, बेबीलोन, उरूक, उर और मारी भी हम पढ़ेंगे। सभ्यताओं में नदियों का योगदान है। इसके अलावा ये हमेशा सभ्यताओं की एक खासियत रहती है कि उनसे जो व्यापारिक मार्ग जरूर जुड़े होते हैं दूसरे देशों के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, ये फारस की खाड़ी है। मैं समुद्र और नदियां इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि किसी भी सभ्यता या देश के लिए नदियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नदियों के किनारे जो है कृषि, व्यापार, फले फूले और व्यापार जो दूसरे देशों के साथ जब हमें जाना है तो सबसे पहले मेसोपोटामिया का जो साथ लगते सागर और समुद्र हैं वो हम देख लेते हैं। फारस की खाड़ी, ये अरब सागर है और ये हमारा सिंधु नदी, यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद कैस्पियन सागर भी ज्यादा दूर नहीं है मेसोपोटामिया से। भूमध्य सागर भी दूर नहीं है, लाल सागर, काला सागर। कहने का अर्थ ये है कि जो मेसोपोटामिया की जो स्थिति है विश्व मानचित्र पर, इससे मेसोपोटामिया के विकसित होने के कई लाभ इसे मिलते हैं। अब मेसोपोटामिया का अर्थ, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी, तो दो नदियों के मध्य का अक्षेत्र। दो नदी कौन सी है बच्चों हमारी? एक है दजला नदी और एक है फरात नदी। तो दो नदियों के बीच का जो अक्षेत्र है ये क्या कहलाया? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में बच्चों असीरिया कहते हैं उत्तरी भाग को, और 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास असीरियाई लोग यहाँ बसे थे, तो उन्हें इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाता है बच्चों। और दक्षिणी भाग को सुमेर, अक्कद और 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास बेबीलोनिया महत्वपूर्ण शहर बनता है, तो इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ध्यान रखना है बच्चों, उत्तरी क्षेत्र असीरिया और दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया। मेसोपोटामिया अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या और अपनी भाषा के लिए प्रसिद्ध था। और मेसोपोटामिया की जो भाषा थी, प्रथम ज्ञात भाषा मेसोपोटामिया की सुमेरियन थी बच्चों। और 2400 ईस्वी के पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया और 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास अरामाइक मेसोपोटामिया की भाषा बनती है, आम बोलचाल की भाषा बनती है बच्चों। और आज भी मेसोपोटामिया के बहुत से हिस्सों में अरामाइक भाषा ही बोली जाती है। मेसोपोटामिया की जानकारी के प्रमुख स्रोत
इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं और मिट्टी की पट्टिकाएं इत्यादि। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। मैंने बताया बच्चों कि हमेशा जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे ही फली फूली। इसका जो प्रमुख कारण भी बताया कि कृषि, और जब कृषि अच्छी होती है तो व्यापार, और फिर व्यापारिक मार्गों में भी अगर हमारे समुद्र लगती अगर स्थिति होती है तो व्यापार हमेशा लाभदायी होता है। तो दजला और फरात नदियों के बीच में जो उपजाऊ बारीक मिट्टी थी, यहाँ अच्छी फसलें होती थी बच्चों, और पर्याप्त वर्षा भी होती थी फसलों के लिए, यानी कृषि उत्पादन अच्छा था। आपको दिखाने की कोशिश की है। ये दजला नदी है बच्चों, ये फरात नदी, और 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की जाने लगी थी। ये आपका मैप भी मैंने लिया है बच्चों, जो किताब में है। ये है वो क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद दक्षिणी मेसोपोटामिया। दक्षिणी मेसोपोटामिया में संसार की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी। आवश्यक वर्षा की हालांकि कुछ कमी थी, लेकिन फिर भी गेहूं, जौ, मटर और मसूर की यहाँ खेती की जाती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के जो उपजाऊ होने का जो मुख्य कारण था, ये रेगिस्तानी इलाका है बच्चों, दक्षिणी मेसोपोटामिया का। और इसके उपजाऊ होने का कारण था कि फरात नदी जब रेगिस्तान में प्रवेश करती थी तो कई धाराओं में वो बट जाती थी, और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी। प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई के लिए नहरों का काम करती थी, और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बहुत सिंचाई भी की जाती थी। इसलिए कम वर्षा होने के बावजूद ये दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी इलाका है, संसार का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र बन गया। स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी क्षेत्र, इनमें बच्चों घास के मैदान हमेशा पशुपालन के काम आते हैं बच्चों। और स्टेपी क्षेत्र जो मेसोपोटामिया में है, ये यहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती थी। स्टेपी घास के मैदान मानचित्र पर देखिए बच्चों, मेसोपोटामियाई उत्तरी क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान है, और यहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर इलाकों में भी, जहाँ अभी हमने खेती पढ़ी थी, यहाँ पहाड़ों की ढलान में भी पशुपालन होता था, जिनमें से मुख्य भेड़ बकरियां हैं। इसके अलावा बच्चों, अब भेड़ बकरियों के अलावा यहाँ मछलियां भी पाली जाती थी, और गर्मियों में खजूर जो है वो खूब फल देते थे। ये हमने पशुपालन के साथ थोड़ी खेती भी पढ़ी है। शहरीकरण के विकसित होने के कारण प्राकृतिक उर्वरता, जमीन उपजाऊ होती है बच्चों, और फसलें अच्छी हैं मेसोपोटामिया में। घास भूमियां, स्टेपी घास के मैदान में पशुपालन है, और खेती और पशुपालन किसी भी सभ्यता के मूल आधार होते हैं उसके विकसित होने के। और स्थायी जीवन, अब समुदायों ने एक स्थान पर रहकर बसना शुरू किया, ग्रामीण बस्तियां अस्तित्व में आई, वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई, और नए व्यवसाय जैसे शिल्पकार, व्यापारी वर्ग सामने आए। खेती और पशुपालन के अलावा कृषक बस्तियां बसी बच्चों। अब समुदायों ने एक स्थान पर रहकर खेती करना और पशुपालना शुरू कर दिया था। शहरीकरण की विशेषताएं। सबसे पहले बच्चों, शहरीकरण में श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा प्रदान करना। शहरीकरण में बच्चों खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार और तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। अब नगर में कहीं भी लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि वो अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते, और गांव या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो श्रम विभाजन का मतलब है कि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे पत्थर की मुद्रा को उकेरने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी,
सबसे पहले उसे ये नहीं पता है कि मुद्रा के लिए रंगीन पत्थर कहाँ से मिलेगा, फिर उसे उकेरने के लिए कांसे के औजार भी चाहिए, वो कांसा भी बनाना नहीं जानता, और फिर कांसे से औजार भी वो नहीं बना सकता, उसके बाद उसे व्यापार करना भी नहीं आता। अर्थात ये सब लोगों का समूह एक दूसरे पर निर्भर रह के, जिसे हमने श्रम विभाजन का नाम दिया है, व्यापार करते हैं, और व्यापार शहरीकरण की विशेषता बन जाता है। शहरों में माल की आवाजाही, मेसोपोटामिया का जो व्यापार था बच्चों, ये तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों के साथ इनका व्यापार था। खाड़ी पार के देश फारस की खाड़ी है बच्चों, इसका अर्थ जब वो हमने शुरू में मैप पर देखी थी। तो तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से ये लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर मंगवाते थे। बदले में ये लोग उनको कृषि उत्पाद और कपड़ा भेजते थे। हमें ध्यान रखना है बच्चों कि मेसोपोटामिया में कृषि अच्छी है, उत्पादन अच्छा है कृषि उत्पादन, लेकिन मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव है। इसीलिए आपसी जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया कृषि उत्पाद इन देशों में भेजता था, और इन देशों से मेसोपोटामिया में बच्चों खनिज संसाधन आते थे। परिवहन, फरात नदी बच्चों संसार में विश्व मार्ग का काम करती थी, और परिवहन जो है व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ परिवहन के लिए मुख्य रूप से जल मार्ग ही सस्ता था, जो फरात नदी और उसके प्राकृतिक धाराओं से ही व्यापार होता था। ये फरात नदी है बच्चों, मैंने बताया आपको, ये फरात नदी उस समय विश्व मार्ग का काम करती थी, यहाँ तक पर्शियन गल्फ तक, और ये फारस की खाड़ी अभी हमने जिक्र किया था। एक बार फिर से बता देते हैं बच्चों, फरात नदी काफी लंबी नदी है, और ये मेसोपोटामियाई सभ्यता का प्रमुख आधार भी है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, फरात नदी विश्व मार्ग का काम करती थी। विश्व मार्ग का मतलब है बच्चों कि जल मार्ग सस्ता होता था उस समय, स्थल मार्ग और वायु मार्ग महंगा था, और वायु मार्ग का तो हम जिक्र भी नहीं कर पाएंगे यहाँ। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैंने बताया जाने के लिए जल मार्ग ही उपयुक्त था। शहरीकरण की विशेषताओं में अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों, सामाजिक संगठन। सबसे पहले सामाजिक संगठन में संगठित व्यापार। संगठित व्यापार का अर्थ है कि शहरों में विनिर्माण के लिए, विनिर्माण का अर्थ है बच्चों कि कच्चे माल से पक्के माल में बदलने के लिए जो फैक्ट्रियां या उद्योग स्थापित होते हैं, तो शहरों में विनिर्माण के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी इत्यादि जो जरूरत की जो चीजें थी वो भिन्न भिन्न स्थानों से आती थी, और उनको संगठित करना ये सामाजिक संगठन का एक काम है बच्चों। दूसरा है भंडारण और वितरण। तो जितने भी खाद्य पदार्थ या अन्य संसाधन शहरों में आते हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनका भंडारण करना, और फिर उनको आवश्यकता अनुसार बांटना भी जरूरी होता है। तीसरा है आर्थिक क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना। अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि पत्थर की मुद्रा उकेरने वाले को किन किन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है उसके काम में, और ये काम जो है उसका अन्य व्यवसायी वर्ग की मदद से ही हो पाएगा, उनके तालमेल से ही हो पाएगा। अगर तालमेल उनका नहीं हो पाता है तो सामाजिक संगठन भी टूट जाएगा और शहरीकरण भी खत्म हो जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट है बच्चों, हिसाब किताब रखना, कि जितना भी सामान या माल बनाया जाता है या उसको बांटा जाता है, उसका हिसाब किताब रखना भी सामाजिक संगठन की एक विशेषता है। शहरों के प्रकार। मेसोपोटामियाई शहर बच्चों 3 प्रकार के थे। सबसे पहला है मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए
शहर। आरंभिक जो मंदिर थे मेसोपोटामिया में वो साधारण घरों जैसे ही थे और जो आराध्य देवता थे उनके वो खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माने जाते थे। लेकिन समय बीतने पर मंदिरों ने अपने आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ा लिए। अब उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलना शुरू किया गया। व्यापारियों की नियुक्ति हुई और संग्रहण और वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसकी वजह से मंदिर जो है अब विकसित शहरों का रूप ले रहे थे। दूसरा है बच्चों, व्यापार के केंद्रों के रूप में शहरों का विकसित होना। अब राजा के प्रभाव में वृद्धि होने लगी थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों, मेसोपोटामिया में राजा किस प्रकार अस्तित्व में आए। शुरू में जो मुखिया थे समुदाय के, वो जब लड़ाई जीतते थे, कोई युद्ध जीतते थे, तो माल को अपने अनुयायियों में बांट लेते थे और युद्ध बंदियों को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सामुदायिक शासक ने अपने प्रभाव में वृद्धि की, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया, जिसकी वजह से नई नई संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें बच्चों राजा के आदेश से जो है वो जो विजेताएं थे, राजा ने अब समुदाय के कल्याण पर ध्यान देना शुरू किया बच्चों, जिससे नई नई संस्थाओं की स्थापना हुई। अब राजा ने अपने समुदाय की, अपने लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाया और आवश्यकता पड़ने पर अपने लोगों को सेना में भी भर्ती करते थे और काम के बदले अनाज। मेसोपोटामिया में हमें सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिसमें काम करने वालों को काम के बदले अनाज दिया जाता था। अब युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों के लिए मंदिर तथा शासकों का काम करना अनिवार्य हो गया था। और तीसरा है बच्चों शाही शहर। 3 प्रकार के शहर पढ़े हैं बच्चों हमने। पहला पढ़ा है मंदिर नगर, दूसरा है व्यापारिक नगर और तीसरा है शहरी नगर, शाही शहर। हालांकि ये आपकी किताब में वर्णित नहीं है बच्चों, पहले 2 ही आपको पढ़ने हैं। फिर भी शाही शहर जो है वो राजा की सत्ता का केंद्र बिंदु थे और राजधानी के आसपास ही फले फूले थे। तीनों प्रकार के शहर, मेसोपोटामियाई भूगोल, कृषि और जलवायु, मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों का योगदान, व्यापार, कृषि, आपने ध्यान से सुना होगा बच्चों। ध्यान से मंथन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।